हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज फिर बोर्ड खाली है, यानी आज फिर हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू सम स्पेशल थिंग्स। तो आज फिर कुछ स्पेशल मैजिक होने वाला है और वो मैजिक क्या है? जी हाँ, आज फिर हम आपके सामने हैं विद अनदर पार्ट ऑफ फैंटास्टिक 15 सीरीज़। आज फिर हम आपके सामने आए हैं फैंटास्टिक 15 सीरीज़ के दूसरे पार्ट को लेकर। यानी धीरे धीरे रास्ता बढ़ता जा रहा है, हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है और जल्दी ही हम अपनी मंजिल यानी 11 सितंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही 11 सितंबर तक भी पहुंच जाएंगे। रास्ता आगे बढ़ रहा है, कारवां आगे बढ़ रहा है और मंजिल भी मिलने वाली है। यानी 11 सितंबर अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आज है पहली तारीख। जी हाँ, आज हो गई 1 सितंबर एंड यू विल बी हैविंग योर एमएनएस रिटन एग्जामिनेशन ऑन 11 सितंबर। तो आई होप यू आर गोइंग गुड विद योर प्रिपरेशन, विद योर रिविजन। Still, if you haven't prepared much, so no need to be worried. Just give a thorough revision to those parts which you have covered so far. तो अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा नहीं कवर किया है, फिर भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को एक थॉरो रिविजन देना है। जितना प्रिपेयर हो गया दैट इज़ इनफ। आप क्या करना है, रिविजन। तो सबसे पहला काम, रिवीजन से भी इम्पॉर्टेंट जो काम है वो ये है कि अब आपको अपने डर को अपने मन से निकाल देना है। ठीक, आपको अपने मन से जितने भी डर हैं, थ्रो आउट योर फियर्स, थ्रो आउट योर एवरी वरीज। तो आपको अपनी हर एक चिंताओं को, हर चिंता को, थ्रो आउट योर एवरी वरी, थ्रो आउट योर एवरी फियर। आपको हर एक डर को, हर चिंता को दूर निकालना है। What you have to do is you have to give thorough revision to each and every part which you have prepared. आपको हर एक पार्ट जो आपने अभी तक प्रिपेयर कर लिया है उसको थॉरो रिविजन देना है, बिकॉज रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। जब तक रिविजन अच्छा ना हो तब तक कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम पढ़ तो हज़ार चीज़ें लेते हैं, बट इफ़ we haven't revised then we are unable to tackle the questions. अगर हमने रिवाइज नहीं किया है तो हम अनेबल हो जाते हैं उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, उन्हें डील करने के लिए। तो अ थॉरो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स डीपली, हर चैप्टर्स को डीपली उसको पढ़िए, ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट लाइंस को मार्क आउट करिए, पढ़िए, रिविजन करिए। साथ ही साथ वन लाइनर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, चाहे फिज़िक्स पढ़ रहे हो, चाहे बायो पढ़ रहे हो, और वेदर यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री। फोकस मोर ऑन वन लाइनर्स, ठीक है, बिकॉज दे आर आस्क्ड इन नंबर। वो काफ़ी बड़े नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। फोकस मोर ऑन वन लाइनर्स, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। और नो नीड टू गो हेयर एंड देयर फॉर सेवरल बुक्स। बहुत सारी बुक्स के लिए इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग वन बुक दैट इज़ सफिशेंट, बट यू हैव टू रीड दैट बुक 100 टाइम्स। एक बुक है दैट इज़ सफिशेंट, आपको उसी को बार बार पढ़ना है। इतनी बार पढ़ना है कि उसकी हर एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, आप उसकी हर एक लाइन से अवेयर होने चाहिए। सो दिस इज़ द प्रिपरेशन विच इज़ नीडेड। ये वो प्रिपरेशन है जिसकी ज़रूरत है आपको अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, चलें आगे बढ़ें। आज की 4 लाइन्स, डेफिनेटली आज की 4 लाइन्स, आज की 4 लाइन्स कुछ इस तरह हैं कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? जी हाँ, अगर आपने एक बार अपने मन में ठान लिया है आपको पेपर फेस करना है, यू हैव टू गिव द पेपर, तो यू शुड फॉरगेट ऑल द अदर थिंग्स। आपको बाकी सारी चीज़ें भूल जानी है, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी फियर्स हैं, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। आपको हर चीज़ भूल के ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फोकस ऑन योर एग्ज़ाम। आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस, आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नीडेड,
यू हैव टू बी डिटरमाइंड, यू हैव टू बी पैशनेट फॉर योर एग्ज़ाम। आपको अपने एग्ज़ाम के लिए डिटरमाइंड होना है, पैशनेट होना है, एवरीथिंग विल बी ईजियर, सब कुछ आसान हो जाएगा। You are the only person who can do it, you are the only person who can achieve it. So have faith in you, have trust in you, you can do it and you will do it. So no need to worry about anything, you will do it and you will do it definitely. चलो अब सारी चिंताएं छोड़कर फैंटास्टिक 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आज के हमारे फैंटास्टिक 15 का पहला क्वेश्चन क्या है। An individual whose blood type is B may in emergency donate blood to person whose blood type is okay। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है जिसका ब्लड है, ब्लड ग्रुप क्या है बी, तो कह रहा है कि ये इमरजेंसी के टाइम किन किन को ब्लड दे सकता है, ये इमरजेंसी के टाइम किन किन को ब्लड दे सकता है। तो ब्लड की जो एंटीजन एंटीबॉडी वाली थ्योरी, आई होप एवरीबडी इज़ नोन टू इट। स्पेसिफिक एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज। स्पेसिफिक एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड ग्रुप। सपोज किसी की आरबीसी में अगर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, ए और बी दोनों एंटीजन, इफ बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट देयर then blood group will be AB, and if no antigen is present then blood group will be O। ओके, तो यानी अगर आपकी बॉडी में ए एंटीजन है तो ए, बी एंटीजन है तो बी, ए बी दोनों है तो दोनों, और कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप इज O। ठीक है, ये होती है एंटीजन एंटीबॉडी की थ्योरी। जो एंटीजन होता है उससे जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है आपकी आरबीसी के अंदर। आपकी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। कहाँ पर, आरबीसीज के अंदर। तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं हमारे आरबीसीज पे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड डोनेशन एज वेल एज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ये हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने में भी इम्पॉर्टेंट है और ब्लड के डोनेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमेशा सेम ब्लड ग्रुप ही दूसरे को ब्लड दे सकता है। यानी अ पर्सन हु इज़ हैविंग सिमिलर ब्लड ग्रुप कैन डोनेट हिज और हर ब्लड टू अदर पर्सन ऑफ सेम ब्लड ग्रुप। यानी एक पर्सन अगर उसका सेम ब्लड ग्रुप है तो ही वो दूसरे को, किसी और का अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो ही उसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो यू कैन नॉट डोनेट योर ब्लड, तो आप अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो उस किसी और पर्सन को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम आप अपना ब्लड नहीं दे सकते हो। क्यों? बिकॉज यू आर डोनेटिंग एंटीजेंस। आप एंटीजेंस डोनेट कर रहे हो तो हिज और हर बॉडी विल फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। उसकी बॉडी में क्या होगा, उस दूसरे पर्सन की बॉडी में क्या होगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप कर जाएंगे और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, ब्लड क्या होगा, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली उस पर्सन के लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। तो ब्लड डोनेशन इज़ अवेलेबल, ब्लड डोनेशन इज़ गुड फॉर द पर्सन्स हु आर हैविंग सिमिलर ब्लड ग्रुप। तो ब्लड डोनेशन उन लोगों के लिए अच्छा है जिन पर्सन्स की क्या है, ब्लड ग्रुप सेम है। ओके, वेरी गुड। तो चलो आ जाओ बात कर लेते हैं कि हम किसको किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप ए बी क्या है, रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वाई? बिकॉज ब्लड ग्रुप ए बी इज़ हैविंग बोथ द टाइप्स ऑफ एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या है, दोनों ही तरीके के एंटीजन हैं, तो दोनों ही तरीके के एंटीबॉडी फॉर्म हो सकती हैं। तो अगर कोई भी ब्लड ग्रुप इसको दिया जाता है तो इसकी बॉडी में ऑलरेडी वही एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी बनने का कोई वो मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बी इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ब्लड ग्रुप ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर। क्यों यूनिवर्सल डोनर? वाई ही इज़ यूनिवर्सल डोनर? बिकॉज ही इज़ हैविंग नो एंटीजन।
because blood group, a person with blood group O is having no antigen, so he can donate to anybody. तो ये क्या करता है, किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, because there is no antigen, so no antigen antibody reaction will happen. कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही नहीं होगी, और अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो नो एंटीबॉडी विल बी फॉर्म. कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, नो ब्लड क्लॉट विल बी फॉर्म, कोई ब्लड क्लॉट भी नहीं बनेगा. सो O इज़ यूनिवर्सल डोनर एंड ब्लड ग्रुप A इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ओके, अब बात हो गई यूनिवर्सल डोनर की और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की. तो ब्लड ग्रुप A वाला किसको किसको ब्लड दे सकेगा, देखो A को दे देगा और AB को दे देगा. क्यों? क्योंकि AB तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सब में कॉमन होगा, और A वाला A को दे सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एंटीजन. B वाला B को देगा और AB को देगा. AB वाला क्या करेगा, AB को देगा. ठीक, ये तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना. AB वाला AB को देगा, A को देगा, B को देगा. ठीक, और O वाला क्या करेगा, यूनिवर्सल डोनर है, ये सब को दे सकता है. ठीक, ये क्या करेगा, ये सब को दे सकता है. ओके, बात कर ली कौन सी के क्या थे, यूनिवर्सल डोनर क्या था क्या. अब देखो क्वेश्चन वाज सेइंग कि अ पर्सन हुज ब्लड टाइप इज B, एक पर्सन है जिसका ब्लड टाइप B है. अब इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज B may in an emergency donate blood to person whose blood type is. अब B वाला किसको किसको दे सकता है, B को और AB को. तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास चारों. A वाला ऑप्शन है B और A, B वाला ऑप्शन है AB और A, C is A और O, एंड D is AB और B. ओके, सो देखिए क्या आप कह रहे हैं यहाँ पे, B वाला किसको किसको दे सकता था, अभी हमने देखा था B वाले को और A B वाले को. तो कहाँ है, A ऑप्शन में देखो क्या है, B, चलो ठीक है, बट इधर क्या है, A है, तो दिस इज़ रॉन्ग. B ऑप्शन की तरफ देखते हैं, A B, ओके, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड A नो, गलत हो गया. इधर देखो C वाला A और O, नो, रॉन्ग. So D option will be correct because here it is shown that B can donate blood to AB or O. So D option is correct. Okay. If you are new to our channel, so please don't forget to subscribe our channel and don't forget to press the like button if you are enjoying this video. If you think that this video is useful for you, so please don't forget to hit the like button, don't forget to share the video, don't forget to subscribe the channel as well as press the notification bell. Okay. अच्छा बच्चों, ये सारी बातें हो गई, हर बात कर ली. एक चीज़ और बता दूँ कि the students, the MNS aspirants who are going to face their examination in 2021, so we have started a new batch. हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है. इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन ज्वाइन अस देयर, आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. आवर नंबर इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा. एज वेल एज द नंबर इज़ देयर इन फर्स्ट कॉमेंट, पहले कॉमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा. तो जो भी आपके लिए आसान लगे, अगर आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम देयर, वी आर वेटिंग फॉर यू. चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके लिए. ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड X विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ एसिड. एसिड X इज, ओके, एसिड पूछ रहा है बच्चों, एसिड X, ठीक है. और ऑप्शंस देख लो, एसिटिक एसिड, B इज मेथेनोइक एसिड, C is hydrochloric acid and D is citric acid. ठीक, क्या कह रहा है कि our stomach produces acid X. You have to find the acid X in
अमंग दीज 4 ऑप्शंस आपको क्या करना है, इन 4 ऑप्शंस के बीच में एसिड X फाइंड आउट करना है कि विच इज़ द राइट एसिड, विच इज़ द राइट आंसर, विच इज़ द राइट एसिड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक। कौन सा सही एसिड है जो हमारे स्टमक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है किस में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, बताओ ज़रा। एसिटिक एसिड मेजर पार्ट होता है विनेगर का, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग। हमारा स्टमक इसे प्रोड्यूस नहीं करता। देन आ जाओ मेथेनोइक एसिड। अगर आपको प्रीवियस फैंटास्टिक 15 वाले वीडियोस याद हो तो हमने मेथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड पे भी चर्चा की हुई है। मेथेनोइक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, बीज वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। नाउ थर्ड इज HCl विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो सही मायनों में हमारे स्टमक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ आवर स्टमक। इट मेंटेन्स द करेक्ट pH विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। HCl क्या करता है, करेक्ट pH को मेंटेन करता है जिससे आगे की डाइजेशन प्रोसेस हो सकती है। HCl ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, या हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक मेजर रोल प्ले करता है। सिट्रिक एसिड, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो बेसिकली सिट्रस जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं होते हैं आपके, उसमें बेसिकली सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट देयर। एंड नो नीड टू कंफ्यूज बिटवीन एसिटिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन C, so both the things are different. Ascorbic acid is chemical name for vitamin C. अगर आपने विटामिन और डिजीज़ वाला वीडियो मिस किया है, go there and watch it very carefully. वो वीडियो बच्चों, चाहे आप NDA एस्पिरेंट हो, चाहे आप MNS एस्पिरेंट हो, even you are going to face need, आपको हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन विटामिन और डिजीज़ से 1 से 2 क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाता है। द टॉपिक विटामिन एंड डिजीज़ इज़ फेवरेट, सभी का फेवरेट होता है, इज़ फेवरेट टू एवरीबडी, ये सभी का फेवरेट होता है। कोई भी का एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी कोई भी हो, ये पार्ट, ये पोर्शन सभी का फेवरेट होता है। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो मिस किया है, वो पार्ट मिस किया है, तो जाइए और उसे वहाँ पे देखिए। एक ही वीडियो में आपको सारे विटामिन्स, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़, उनके केमिकल नेम, सब कुछ पता चल जाने वाला है। तो अगर वो वीडियो आपने वहाँ मिस किया है, गो एंड वॉच देयर। ओके, चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है हमसे तीसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरे क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। ओके, यू हैव टू एनालाइज बोथ द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग autotroph plants contain the pigment chlorophyll for meeting their requirement of carbon and energy. Okay, and statement 2, what is statement 2? Statement 2 is saying photosynthesis is the process of converting water into food using sunlight and oxygen. चलो भैया, पहला स्टेटमेंट तो मान लिया कि ऑटोट्रॉफ्स क्या करते थे, पिगमेंट होता है उनमें क्लोरोफिल, और उससे वो उसकी हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से वो अपनी कार्बन और एनर्जी की नीड को पूरा करते हैं। ओके, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ओके, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। इसमें किसकी बात की गई है, ऑटोट्रॉफ्स की, ठीक, ग्रीन प्लांट्स की। ओके, स्टेटमेंट 2 देख लो, ये तो 1 था, 2 देख लो। 2 क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू फूड यूजिंग सनलाइट एंड ऑक्सीजन। क्या वाटर को बदला जाता है फूड में सनलाइट और ऑक्सीजन की मदद से? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो बोथ आर रिक्वायर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके C6H12O6 बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तब जाके क्या होता है 6CO2 एंड आई थिंक 6H2O, 6CO2 6H2O, तब जाके आपके C6H12 कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, तब जाके यहाँ पे आपकी कार्बन नीड पूरी होती है, तब जाके ऑक्सीजन रिलीज़ होती है।
सो दिस इज़ द रिएक्शन जहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर रिएजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मेजर रिएजेंट है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि H2O में कार्बन कहाँ है भाई, कार्बन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, हवा से थोड़ा ना उठ के कार्बन आ गया और कि ये सब पूरी रिएक्शन हो गई। नो, वी नीड कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोवाइडिंग द कार्बन एटम। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट था ये क्या हो गया, रॉन्ग। ओके, चलो बढ़ते हैं अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन अगेन देखो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। अगेन द स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट वन इज reproduction is the process by which living organisms produce young ones of their species. There are different forms of reproduction. Okay, very correct. स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वन हमारा बिल्कुल करेक्ट है और क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देता है और रिप्रोडक्शन डिफरेंट प्रोसेसेस से हो सकता है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेक्स ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल आर मैंडेटरी फॉर रिप्रोडक्शन। नो कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारा। क्यों, क्या कह रहे हैं कि सेक्स ऑर्गन्स separate male and female are required for reproduction. No, the statement is false. Why false? Because binary fission is also a type of reproduction. Binary fission भी एक reproduction है। Asexual reproduction is also a process of reproduction. Asexual reproduction भी एक process है आपके reproduction की। तो in asexual reproduction you do not need two different partners. आपको दो different partners की ज़रूरत नहीं होती। Still reproduction happens. Still reproduction होता है। Still young ones are produced. Still young ones बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड गलत हो गया कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का अलग अलग होना ज़रूरी है और सेक्स ऑर्गन्स का भी अलग अलग होना ज़रूरी है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, नो नीड टू गो एनीवेयर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नो नीड टू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक विथ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके किड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ स्वाइन फ्लू। कह रहा है रीसेंट ग्लोबल जो आउटब्रेक हुआ है स्वाइन फ्लू का, उससे रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सेंटेंसेस सही हैं, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ए वाला आपसे कह रहा है द एजेंट ऑफ इन्फेक्शन इज़ नॉट वेल आइडेंटिफाइड। पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्वाइन फ्लू का जो एजेंट है वो अभी भी वेल आइडेंटिफाइड नहीं है। द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। चलो कोई बात नहीं, पहला ही तो फॉल्स हुआ है, आगे बढ़ जाते हैं। द रिस्क इज़ हायर इन दोज हु कंज्यूम पॉर्क। बिल्कुल सही है, द रिस्क ऑफ स्वाइन फ्लू इज़ हायर इन द पीपल हु कंज्यूम पॉर्क। जो पॉर्क खाते हैं उनमें ये आपके स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों स्वाइन फ्लू इज़ अ वायरल डिजीज़। स्वाइन फ्लू क्या है, दैट इज़ अ वायरल डिजीज़, H1N1 वायरस से होती है। ठीक है, वायरल डिजीज़ है, H1N1 वायरस से होती है। अगर आप पॉर्क खाओगे तो यू आर एट हायर रिस्क, आप हायर रिस्क पे हो। चलो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। तीसरा स्टेटमेंट इज सेइंग इट हैज़ अ प्रोपेंसिटी टू स्प्रेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही है, दिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये स्प्रेड हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ओके,
absence of an effective treatment or vaccine makes it risk for a global pandemic. अगर यहाँ अभी भी इनफैक्ट मतलब कह रहा है कि देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, वायरस में क्या होता है, म्यूटेशंस बहुत जल्दी होते हैं. तो वायरस इज कैपेबल टू चेंज इट्स जीनोम. वायरस क्या होता है, अपने जीनोम को बहुत जल्दी चेंज करने में कैपेबल होता है. इस वजह से इसके वायरल डिजीज़ जितनी है उनके लिए एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आ पाता. क्यों? क्योंकि आप जो भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देते हो, वायरस क्या करता है, खुद को म्यूटेट कर लेता है उतनी ही जल्दी से, और वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आपके पहले वाले जीनोम के अकॉर्डिंग बना था, लेकिन अब क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया. तो म्यूटेशन होने के बाद उसमें उस वायरस में चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, दैट पर्टिकुलर वैक्सीन इज़ इनफेक्टिव नाउ. अब उसकी वजह से क्या हो गया, वो पर्टिकुलर वैक्सीन क्या हो गई, वो पर्टिकुलर मेडिसिन क्या हो गई, इनफेक्टिव हो गई. तो वायरस इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग म्यूटेशंस वेरी इजीली. वायरस क्या होता है, म्यूटेशन उसमें बहुत आसानी से हो सकते हैं. इट कैन चेंज इट्स जीनोम वेरी इजीली. वो अपना जीनोम बहुत आसानी से चेंज कर सकता है. सो अ प्रॉपर मेडिकेशन, अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर वायरल डिजीज़ इज़ टू डिफ़िकल्ट. इसी वजह से क्या होता है, एक प्रॉपर मेडिकेशन, एक प्रॉपर वैक्सीन किसी वायरल डिजीज़ के लिए क्या हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है. चलो, तो हमें दो ऑप्शन सही मिले. क्या क्या? एक तो दिस इज़ अ वायरल डिजीज़, ये पॉक में अगर आप कंज्यूम करते हो तो यू आर एट हायर रिस्क. एंड दिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, मीन्स इट अ पर्सन कैन बी इफेक्टेड, एक पर्सन इफेक्ट हो सकता है विद अनदर बाय अनदर इन्फेक्टेड पर्सन. एक पर्सन बहुत आसानी से इन्फेक्ट हो सकता है किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से. चलो, मूविंग टूवर्ड्स सिक्स्थ क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ रहा है. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर एवरीबडी. कमेंट सेक्शन हमेशा सबका वेट करता है. तो नो नीड टू वरी अबाउट कि अभी कम स्कोर आया है या आगे क्या होगा, पता नहीं प्रिपरेशन कैसी जा रही है. अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल डेफिनेटली स्कोर अ बेटर. आप हमेशा अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, यूज टू रहोगे, तो डेफिनेटली आगे जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे. तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. जितने भी आज मार्क्स स्कोर किए हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर एवरीबडी. We are waiting for you. Study Mantra is waiting for you. Our comment section, our channel is waiting for you, because we are nothing in absence of our students. A teacher is nothing without his students. So I am nothing without my Bacha Party. I am nothing without my subscribers. So comment section is waiting for you. Please share your comment there. Each and every comment is valuable. So please, इफ़ हमारे लिए कोई सजेशन है, कोई आप हमारे चैनल को सजेशन देना चाहते हो, सो वी आर वेटिंग फॉर यू. चलो, सिक्स क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स फाइन मूवमेंट, मेंटेन्स बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड मसल टोन इन द ह्यूमन बीइंग. ओके, मेंटेन बैलेंस की बात हो रही है. चलो, सिर्फ बैलेंस लिखते हैं ताकि उधर हम ऑप्शन कवर कर सकें. बैलेंस की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, एंड द फोर ऑप्शंस आर सेरिब्रम, बी इज थैलेमस, सी इज cerebellum, and D is hypothalamus. ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं. पूछा गया है विच पार्ट ऑफ अवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ इक्विलिब्रियम. इनमें से कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो चलो धीरे धीरे बात करते हैं. सेरिब्रम यानी फोर ब्रेन का पार्ट हमारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आधी से ज़्यादा जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम. वो किन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल की जाती है. जितना हमारा सोचने समझने का काम होता है, कौन करता है, सेरिब्रम. ठीक.
फिर आ जाओ हाइपोथैलेमस, थैलेमस का नीचे वाला हिस्सा इज हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी अच्छा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया, बताती हूँ। आपने हाथियों को देखा है, यू हैव ऑफन सीन एलिफेंट्स इन टीवी, आपने एलिफेंट्स को टीवी में देखा होगा, वो क्या करते हैं, अपने कानों को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, ठीक, क्यों हिलाते हैं, is it their habit or something, what, why they are moving their ears, क्यों अपने कानों को हिला रहे हैं, क्या कोई हैबिट है कि क्या है, एक्चुअली वो उनकी हैबिट एंड इट इज़ देयर नीड। वाई, वो उनकी नीड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे उनके हाइपोथैलेमस का पार्ट है, वो वहाँ पे क्या है, उनके कानों के पास, पीछे सर के पास हाइपोथैलेमस है, तो वो हाइपोथैलेमस में इधर मूवमेंट करके उसको ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, तो अगर वो सही रहेगा तो पूरा बॉडी टेम्परेचर सही रहेगा, गर्मी कम लगेगी। तो उनके कानों को हिलाने का फंडा बस यही है कि भैया हाइपोथैलेमस खुश तो हम खुश, ठीक। जनरली देखो क्या होता है कि जब आपके सर इतने पोर्शन में अगर आपको हवा लगती, कहते हैं यार हवा अच्छी चल रही है, बॉडी में लग रही है फटाफट, कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त हवा लग रही है बॉडी में, बिल्कुल भी गर्मी नहीं। लेकिन वही आपको पैरों पे जितनी हवा दे दी जाए और ऊपर का हिस्से में आपको हवा ना लगे तो एवरीथिंग इज़ यूजलेस। क्यों? क्योंकि आपको आपका हाइपोथैलेमस उस टेम्परेचर को, उस कोल्डनेस को फील ही नहीं कर पा रहा है, सो दैट इज़ यूजलेस फॉर यू। तो इतने दैट हाइपोथैलेमस इज़ द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस। वो मेंटेन, वो खुश तो हम खुश। चलो अब आते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। सेरिबेलम क्या है? हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, आपने देखा होगा नशेड़ियों को आए दिन दूध नालियों में पड़े रहते हैं। वाई? क्योंकि दे कंज्यूम एल्कोहल। वो क्या करते हैं? एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं एंड एल्कोहल हर्ट्स आवर सेरिबेलम। एल्कोहल क्या करता है? हमारे सेरिबेलम को हर्ट करता है, जिससे सेरिबेलम को नुकसान पहुंचता है और वो प्रॉपर इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए वो लड़खड़ा कर चलते हैं और नशेड़ी आए दिन नालियों में पड़े रहते हैं। वो गाना सुना है, या तो मैं हूँ शराबी या है बोतल शराबी। बिल्कुल, आप भी शराबी हैं और बोतल भी शराबी। क्यों? क्योंकि अल्कोहल है उसमें और वो आपके सेरिबेलम को नुकसान पहुंचा रहा है और आप पड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना, हम अपनी मस्ती में और आग लगे बस्ती में। नशेड़ी को किसी चीज़ का होश नहीं रहता, कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं कोई मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेल्स इन द बॉडी responsible for the production of antibodies is the cell in the body responsible for the production of antibodies। ओ हो एंटीबॉडीज, कुछ याद आया? अगर आपने इम्यूनिटी वाला वीडियो लेक्चर्स मिस किए हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट पे जाओ, इम्यूनिटी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे पड़ी हुई है, देखो। immunity section is very important for your upcoming exam. Why? Because the world is facing corona. It is corona time, my dear kids. So immunity is very important chapter for your upcoming exam. और देखो क्वेश्चन भी मिल गया। तो immunity section को अगर आपने मिस किया है तो फटाफट से जाइएगा वहाँ पे, ये वीडियो ख़त्म करने के बाद उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलो देख लेते हैं एंटीबॉडीज़ कौन सी सेल बना रही हैं। And the options are granulocytes, B is lymphocyte, C is RBC and D is platelet। चलो फटाफट से बता दो बच्चा पार्टी, which cell is responsible for the formation of antibody?
देखो WBCs को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते थे, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स. So the WBCs which are having granules in their cytoplasm, they are known as granulocytes, and those RBCs which are lacking granules in their cytoplasm, they are known as agranulocytes. तो WBCs के दो टाइप्स हो गए, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स फिर तीन टाइप की होती थी, कौन सी? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स. यानी इन्हीं ग्रेन्युलोसाइट्स के हम और तीन टाइप कर सकते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. एंड एग्रेन्युलोसाइट्स को हम दो में बांटते थे, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. तो लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज कौन बनाती है? लिम्फोसाइट, विच इज द टाइप ऑफ WBC. चलो, RBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? RBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द oxygen and carbon dioxide transportation due to presence of hemoglobin respiratory pigment, and platelets are responsible for the blood clot formation. ये क्या कराती हैं? ब्लड क्लॉट करवाती हैं. चलो 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन कौन से किसको कहते हैं बच्चों? ऑप्शंस देख लो क्या दिए. हॉर्मोन्स, B is vitamins, C is steroids and D is एंजाइम्स. ठीक, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या है? हॉर्मोन्स, विटामिन्स, स्टेरॉइड्स या फिर एंजाइम्स. देखो कैटलिस्ट क्या होते हैं कि दे आर नॉट यूज्ड इन एनी रिएक्शन. ये रिएक्शन में यूज़ नहीं होते, लेकिन ये रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकते हैं. कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये रिएक्शन में यूज़ तो नहीं होते, लेकिन दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करके रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर नोन एज एंजाइम्स. क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. ठीक है, ये हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनके रेट्स को डिटरमाइन करते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक, विटामिन्स पता है आपको, एंड स्टेरॉइड्स they are also chemicals. But what are enzymes? They are known as biological catalyst. Okay, so we will take a screenshot here. No need to go anywhere. अब हम क्या करेंगे? एक screenshot लेंगे और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाते जाएं. ठीक है, तो लेंगे आप स्क्रीनशॉट? डेफिनेटली. चलो स्क्रीनशॉट तो बनता है जी, स्क्रीनशॉट ले लो. नो नीड टू गो एनीवेयर. सो मेनी क्वेश्चंस आर रिमेनिंग एंड वी विल बी राइट बैक. ओके, तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 9th क्वेश्चन. अब हम क्या करें? 9th क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू मशरूम बिलोंग. मशरूम क्या है? मशरूम क्या है बच्चों? कितने खाते हो? और मशरूम तो बहुतों की फेवरेट सब्जी भी होगी. इवन बट मशरूम इज़ टू कॉस्टली. येस, मशरूम काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, बट आई डोंट लाइक देम. आई डोंट लाइक देयर टेस्ट. डी वन इज लाइकेंस. चलो 4 ऑप्शन देखो क्या दिए हुए हैं आपके पास. एल्गा, फर्न्स, फंजाई एंड लाइकेंस. मशरूम्स क्या हैं? एल्गी हैं, फर्न है, फंजाई हैं, एंड लाइकेंस क्या हैं? लाइकेन इज द कॉमन फॉर्म, मीन्स लाइकेन इज अ म्यूचुअल
रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। लाइकेन क्या है? म्यूचुअलिज्म है, एक इंटरैक्शन है बिटवीन एल्गा एंड फंजाई, तो लाइकेन तो नहीं हुआ। फर्न भी नहीं है मशरूम। क्या बच्चे? मशरूम इज़ अ फंजाई, ठीक है, मशरूम क्या है? फंजाई है। चलो, वी हैव कंप्लीटेड 9 क्वेश्चंस टिल नाउ। हमने अभी तक 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। Among the following elements, which one is essential for the transmission of impulse in the nerve fiber? यानी नर्व फाइबर में इम्पल्स के लिए, इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए कौन सा नर्व फाइबर में इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड? इम्पल्स के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है? देख लो बच्चों भैया, आयरन? नो नो नो, आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। जिंक? नो। C is sodium and D is magnesium. So sodium will be correct. सोडियम आपके नर्व इम्पल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आयरन क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में एंड विच इज प्रेजेंट इन RBCs। जिंक क्या करता है? कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। यानी क्या बचा? सोडियम, विच इज द राइट आंसर। चलो 11th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कि फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट कंटामिनेटेड विद। फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर कंटामिनेटेड हो जाएगा किससे? ऑप्शंस हैं लेड, ए है लेड, बी है एल्यूमिनियम, सी इज आयरन एंड डी इज मैग्नीशियम। यानी कह रहा है कि अगर हमने फूड को न्यूज़पेपर में रैप कर दिया तो वो फूड किससे कंटामिनेटेड हो जाएगा? द फूड विल बी कंटामिनेटेड विद लेड। लेड पॉइजनस हो जाएगा, लेड पॉइजनिंग हो सकती है और लेड से कंटामिनेटेड हो जाएगा न्यूज़पेपर के इंक की वजह से। इंक में लेड प्रेजेंट हो सकता है, होता है, और उसकी वजह से जो फूड होगा वो लेड से कंटामिनेटेड हो जाएगा। ओके, ना ही एल्युमिनियम रिस्पॉन्सिबल है, ना ही आयरन रिस्पॉन्सिबल है, ना ही मैग्नीशियम। तो फूड विल बी कंटामिनेटेड विद लेड, दैट इज Pb। चलो बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 12th क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स? इनमें क्या कह रहा है? सीड तो होते हैं, सीड प्रेजेंट, बट फ्लावर्स एब्सेंट। हो कितनी अच्छी बात है। सीड्स आर प्रेजेंट बट फ्लावर्स आर एब्सेंट, और ऑप्शंस हैं हमारे कैश्यू नट यानी काजू, एंड आई लव कैश्यू नट्स। B1 इज कॉफ़ी, C इज ग्राउंड नट एंड D इज पाइन। देखो बच्चों, सीड प्रेजेंट है यानी दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हायर प्लांट्स। सीड प्रेजेंट हो रहा है यानी ये किसकी प्रॉपर्टी है? हायर प्लांट्स की। हायर प्लांट्स में बेसिकली कौन कौन से आ जाएंगे? एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। आप देखो, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं, एंड जो ओवरी होती है अ राइपन ओवरी इज नोन एज फ्रूट। एक जो पकी हुई ओवरी होती है आप उसको क्या कहते हो? एक ट्रू फ्रूट, ठीक, वो क्या कहलाती है? ट्रू फ्रूट कहलाती है। लेकिन
फ्लावर है, फ्रूट बन रहा, ठीक। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे आर हैविंग नेकेड सीड्स, उनमें क्या होता है, नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे हैव सीड बट जिम्नोस्पर्म्स लैक फ्लावर्स, उनमें फ्लावर्स नहीं होते, दे हैव नेकेड सीड्स, ठीक है। और बिगेस्ट ओव्यूल इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, बिगेस्ट ओव्यूल भी किस में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म्स में। अब इनमें से जो द प्लांट विच इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म दैट इज पाइन। पाइन क्या है, एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, इस वजह से पाइन में क्या होगा, सीड तो प्रेजेंट होंगे लेकिन फ्लावर्स विल बी एब्सेंट, फ्लावर्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो वी हैव कंप्लीटेड 12 क्वेश्चंस एंड ये था हमारा फैंटास्टिक 15 की सीरीज़। तो अभी भी कितने क्वेश्चंस बाकी हैं, वी आर रिमेनिंग 3 more questions, वी आर रिमेनिंग विद 3 more questions, 3 more to go। अभी 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, वी विल सी दोज 3 questions also and we will solve them। तो no need to go anywhere, take a very quick screenshot, we will be right back। कोई कहीं नहीं जाएगा और सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसके कितने क्वेश्चंस सही हुए। ओके किड्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 13th क्वेश्चन। लेकिन 13 क्वेश्चन से पे जाने से पहले बता दूं कि जो बच्चे हमारे MNS 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और स्टडी मंत्रा को अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो वी आर वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहले कमेंट में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे कमेंट करिए, वहाँ पे कॉल करिए, जो करना है आप कर सकते हैं। वी आर वेटिंग। तो अभी हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 2021 के कैंडिडेट्स के लिए। वी आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ओके, चलो आप देखते हैं 13th क्वेश्चन। बच्चे मन के सच्चे, ऑफ कोर्स। चलो 13th क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is not a true fruit? Not a true fruit, यानी इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है। ए है एप्पल, बी है डेट, सी इज ग्रेप एंड डी इज प्लम। ठीक है, ए है एप्पल, बी है डेट, सी है ग्रेप, डी इज प्लम। और पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है। तो बच्चों हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द फ्रूट विच इज़ डेवलप्ड बाय ओवरी इज़ ओनली ट्रू फ्रूट। तो ऐसा फल जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप करे वही ट्रू फ्रूट होगा, इसके अलावा कोई भी ट्रू फ्रूट नहीं होगा। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है एप्पल का, यही ट्रू फ्रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एप्पल है वो थैलेमस से डेवलप किया होता है, एप्पल इज थैलेमस, तो ये आपका ट्रू फ्रूट नहीं है। और जो हम एप्पल का वो हिस्सा जो हम काट के फेंक देते हैं, एक्चुअली वो वाला ओवरी का हिस्सा होता है, बाकी जो आप खाते हो दैट इज थैलेमस। आप थैलेमस खा रहे होते हो, थैलेमस फ्रूट होता है, तो दैट इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट, ये एक ट्रू फ्रूट नहीं है। चलो 14th क्वेश्चन। दिल तो बच्चा है जी। Which is the major component of blood? Oh, major component of blood. Okay, A is RBC, B is WBC, C is platelet and D is प्लाज्मा। देखो बच्चों, पूछा गया है कि ब्लड का मेजर कंपोनेंट्स क्या है। तो ब्लड में क्या होता है, आपके 55 to 60% क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक, इसके बाद 45 से 40% क्या हुआ आपका, ब्लड सेल्स। यानी अगर ब्लड को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो तो 55 से 60% क्या है, प्लाज्मा,
और 45 से 40% क्या हुआ आपका ब्लड सेल्स, और इसी 40% का, इसी 40 से 45% का मेजर हिस्सा होती हैं आरबीसीज। आरबीसीज के बाद आता है प्लेटलेट का नंबर, और सबसे कम नंबर में होती हैं हमारी डब्ल्यूबीसीज। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए कि ब्लड का मेजर कंपोनेंट क्या है, तो देखो 55 से 60% क्या है, प्लाज्मा। तो यही है ब्लड का मेजर कंपोनेंट, और बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं और आरबीसी को टिक करके आते हैं, क्योंकि आरबीसीज आर मैक्सिमम इन नंबर, वो नंबर में सबसे ज़्यादा है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होके आरबीसीज को टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा मत करना, देख लेना कि क्या कहा गया है, कौन सी सेल पूछी गई है या फिर ओवरऑल कंपोनेंट पूछा गया। तो अगर ओवरऑल कंपोनेंट की बात करें तो दैट इज़ प्लाज्मा। चलो अब 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 15th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बच्चों अब आपके लिए बस आखिरी के 10 डेज़ बचे हैं आपको एग्ज़ाम के में आगे जाने के लिए। ये 10 डेज़ ही डिसाइड करेंगे कि आप इंटरव्यू में जाएंगे या फिर अगले साल के लिए फिर से प्रिपेयर करेंगे। तो पैनिक मत होइए, हड़बड़ाइए नहीं, खुद पे भरोसा बना के रखिए, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। यानी अगर आप हिम्मत कर लो, पैशनेट हो जाओ, डिटरमाइंड हो जाओ, तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बनाए रखिए और डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। 15वां क्वेश्चन देखें। चलो, हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन क्या करता है, किसकी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन किसकी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ए है अर्थवर्म, बी इज कॉकरोच, सी इज ह्यूमन एंड डी इज मॉस्क्यूटो। किसके में हीमोग्लोबिन, किसके ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है बच्चों, अर्थवर्म में। तो हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ अर्थवर्म। और हमारी बॉडी में यानी ह्यूमंस की बॉडी में हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसीज। हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होगा, डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट होगा। और अर्थवर्म के में कहाँ, हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व। इसी के साथ आज का हमारा फैंटास्टिक 15 का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। यानी फिर से आज हमने बायो के 15th क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टाटा बाय बाय। डेफिनेटली फिर मुलाकात होगी, क्योंकि हम यहाँ पे रोज़ कुछ सीखने आते हैं ताकि आगे जीत सकें। तो ये तैयारी है जीत की। बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद मेरे कैडेट्स।